हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का इंट्रोडक्शन हमने देखा था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, जैव प्रौद्योगिकी पार्ट 2 की बात करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में बच्चों यदि आपको याद हो तो हमने एक पैलिंड्रोमिक क्रम बनाया था। कौन सा? GAATTC। ठीक है ना बच्चों, ये एक पैलिंड्रोमिक क्रम हमने लास्ट में बनाया था। और हमने कहा था ये जो पैलिंड्रोमिक क्रम है, इस पैलिंड्रोमिक क्रम की पहचान कौन सी एंजाइम करेगी? बिल्कुल सही, इको R1 है ना बच्चों। तो अपन ने कौन सी एंजाइम की बात की थी? इको R1 की बात की थी। और हमने कहा था इको R1 इस पैलिंड्रोमिक क्रम को पहचानेगी और किसके मध्य काटेगी बच्चों? G और A के मध्य। G और A के मध्य कौन से बंध को काटेगी? शुगर फॉस्फेट बंध को काटेगी, है ना भाई। G और A के मध्य जो शुगर फॉस्फेट बंध है उसे काटेगी, है ना। तो इको R1 जो एंजाइम है वो G और A, यहां पर G और A के मध्य शुगर फॉस्फेट बंध और इधर G और A के मध्य शुगर फॉस्फेट बंध काटेगी बच्चों। ये तो हाइड्रोजन बंध है, तो कैसे कटेगा ये डीएनए? इधर देखेंगे, G और A के बीच में कटा तो GCTTA और AATTCG, ये 5, ये 3। सही बच्चों, तो इको R1 ने कहां पर काटा? G और A के मध्य। याद रखना, एक रज्जुक में G और A के मध्य काटेगी तो दूसरे में भी G और A के मध्य काटेगी। सही बात। तो ये आपके पास ऐसे डीएनए कट गए। और हमने ये भी देखा था लास्ट में कि ये जो न्यूक्लियोटाइड के क्रम है बच्चों, ये जो न्यूक्लियोटाइड के क्रम हैं, इसे हम किस नाम से जानते हैं? चिपचिपे सिरे। इसे हम क्या कहेंगे? चिपचिपे सिरे। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों स्टिकी एंड्स। क्या कहते हैं? स्टिकी एंड्स। तो क्या हुआ? ये एक पैलिंड्रोमिक क्रम है। इस पैलिंड्रोमिक क्रम को किसने काटा? इको R1 ने। कहां पर काटा? G और A के मध्य शुगर फॉस्फेट बंध काटे और डीएनए इस तरह कट गया। अब इसमें देखो बच्चों, ये जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम है, ये किसी के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना रहा, है ना। C और G के मध्य तो हाइड्रोजन बंध हैं, यहां पर भी G और C के मध्य हाइड्रोजन बंध हैं, लेकिन ये जो न्यूक्लियोटाइड क्रम है बच्चों, ये न्यूक्लियोटाइड क्रम जो हैं, ये सिरे हैं, ये हाइड्रोजन बंध नहीं बना रहे। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं? चिपचिपे सिरे। अब ये क्यों है सर? ये क्या करेंगे? तो सुनो, हमको डीएनए को काटना है क्या केवल? नहीं ना, हम हमारे टारगेट डीएनए को काटेंगे और फिर इसे किसी क्लोनिंग वाहक वाले डीएनए से जोड़ेंगे। तो हम काटने के बाद डीएनए को वापस जोड़ेंगे और वो डीएनए आसानी से वापस जुड़ सके, इसमें कौन से सिरे काम करेंगे बच्चों? ये चिपचिपे सिरे काम करेंगे। हां, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब किसी डीएनए को काटेगी तो हम चाहेंगे कि उसमें कैसे सिरे उत्पन्न हो जाएं? ऐसे चिपचिपे सिरे उत्पन्न हो जाएं, क्योंकि ऐसे चिपचिपे सिरे यदि उनमें उत्पन्न हो गए तो उन्हें आसानी से वापस जोड़ा जा सकेगा, है ना। उनको, उन सिरों को हम वापस आसानी से जोड़ पाएंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों, नोट याद रखना है। क्या याद रखना है बच्चों? चिपचिपे सिरे जो हैं, चिपचिपे सिरे को पुनः आसानी से जोड़ा जा सकता
है ना भाई? तो यही याद रखना है, चिपचिपे सिरे को अपन पुनः आसानी से जोड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का हम यूज करेंगे जो क्या उत्पन्न करती है? चिपचिपे सिरे। ठीक है। अब कभी कभार कुछ ऐसी एंजाइम्स हैं, ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर मैं लिख रहा हूं दो मुख्य चीजें, EcoR5 और SMA1, है ना बच्चों? ये दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। EcoR5 तो आपको पता चल गया किससे प्राप्त हो रही है? ई कोलाई जीवाणु से। SMA किससे बनती है बच्चों? सेरेशिया मार्केसेंस, है ना बच्चों? यहां से S, यहां से MA। ठीक है। तो EcoR5 जो है बच्चों वो ई कोलाई जीवाणु से प्राप्त हो रही है। SMA1 जो है वो सेरेशिया मार्केसेंस जीवाणु से प्राप्त होती है। अब ये दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों महत्वपूर्ण है बच्चों? क्योंकि ये दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यह दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्लंट एंड्स का निर्माण करती है। क्या करती है बच्चों? ब्लंट एंड्स का निर्माण। ब्लंट एंड्स का मतलब है ये चिपचिपे सिरे नहीं बनाती। अब चिपचिपे सिरे नहीं बनाती, इसका अर्थ क्या है? सुनो, एक उदाहरण से बताता हूं बच्चों। मैंने वही पैलिंड्रोमिक क्रम लिया है, ध्यान देंगे। GAATTC, CTTAAG, ये एक पैलिंड्रोमिक क्रम है बच्चों। इस पैलिंड्रोमिक क्रम को कौन पहचानता है? EcoR1, मैंने आपको बताया। और वो कहां पर काटती है बच्चों? G और A के मध्य काटती है। G और A के मध्य काटेगी और चिपचिपे सिरे बनेंगे, ये मैंने अभी आपको बताया। पर मान लो कोई दूसरी एंजाइम है, यदि कोई दूसरी एंजाइम इस क्रम को ऐसे काटे कि इसमें चिपचिपे सिरे ना बन सकें, तो आप क्या करोगे? अगर इस पैलिंड्रोमिक क्रम को इस तरह से काटा जाए कि इसमें चिपचिपे सिरे ना बने, तो आप इसे कहां पर काटोगे भाई? इस पैलिंड्रोमिक क्रम में कहां पर काटा जाए कि चिपचिपे सिरे ना बने? तो देखो भाई, A और T के बीच में, A और T के बीच में काटो तो क्या क्रम बनेगा बच्चों? GAA, CTT, सही बात, और TTC, AAG, 5 3, है ना? इसमें कोई चिपचिपा सिरा है क्या भाई? इसमें कोई चिपचिपा सिरा है? ऐसे कोई न्यूक्लियोटाइड क्रम है जो हाइड्रोजन बंध नहीं बना रहे? नहीं। तो ऐसे सिरों को क्या कहते हैं बच्चों? ब्लंट एंड्स। ऐसे सिरों को क्या कहते हैं? ब्लंट एंड्स। और ऐसे सिरे वापस आसानी से जोड़े नहीं जा सकते। ठीक है। तो दो तरह के सिरे बताए बच्चों मैंने आपको, एक चिपचिपे सिरे हैं और एक ब्लंट एंड्स हैं। चिपचिपे सिरे का मतलब है, क्या था चिपचिपे सिरे का मतलब? ऐसे न्यूक्लियोटाइड के क्रम जो हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है, जो हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए नहीं हैं, और ये आसानी से वापस जोड़े जा सकते हैं। इन्हें पुनः आसानी से जोड़ा जा सकता है। हम जैव प्रौद्योगिकी में ऐसे ही चिपचिपे सिरे बनाएंगे। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो चिपचिपे सिरे नहीं बना पाती। और कौन सी एंजाइम है जो चिपचिपे सिरे नहीं बना पाती? वो मैंने आपको बता दिया, EcoR5 SMA1। अब देखो बच्चों,
900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं। 900 की 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कौन से क्रम को पहचान कर काटेगी वो आप याद नहीं रख सकते, और ना ही आपको याद रखना है। आपको एक ही न्यूक्लियोटाइड क्रम पता होना चाहिए, GAATTC, और उस पर E को R1 काटती है। ऐसे कई सारे अलग अलग पैलिंड्रोमिक क्रम होंगे जिनको अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेगी। 900 से ज्यादा एंजाइम्स हैं, तो सभी न्यूक्लियोटाइड क्रम आपको याद नहीं रखने। NCERT में आपके पास कौन सा न्यूक्लियोटाइड क्रम दे रखा है? ये न्यूक्लियोटाइड क्रम, यही हमें ध्यान रखना है। और इस न्यूक्लियोटाइड क्रम को कौन काटेगा बच्चों? E को R1 कहां पर काटेगी? G और A के बीच में। हां, मैंने समझाने के लिए बता दिया यहां पर कि ब्लंट एंड कैसे बनेंगे, है ना। तो मैंने आपको बताया जिसमें न्यूक्लियोटाइड के क्रम हाइड्रोजन बंध बना रहे हों, हाइड्रोजन बंध बना रहे हों टूटने के बाद भी, मतलब नॉन हाइड्रोजन बंध नहीं है, तो वो कैसे सिरे बनाएंगे? उन सिरों को क्या कहेंगे? ब्लंट एंड्स। और ब्लंट एंड्स हमारे जैव प्रौद्योगिकी में काम नहीं आते। कौन से सिरे काम आते हैं बच्चों? चिपचिपे सिरे काम आएंगे। ठीक है, चलो अब देखो भाई। तो अब मैंने क्या किया भाई, ध्यान देंगे। अगर मैंने एक डीएनए लिया, ठीक है, मैंने एक डीएनए का अणु लिया और मैंने एक डीएनए अणु को एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित किया। ठीक है बच्चों, क्या किया भाई? मैंने एक डीएनए अणु लिया और मैंने डीएनए अणु को एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित किया। तो क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड क्रमों को पहचानेगी और न्यूक्लियोटाइड क्रमों को पहचान पर वहां पर काटेगी। तो एक मानव डीएनए ले लिया मैंने, मानव डीएनए जो गुणसूत्र में पाया जाता है, एक बड़ा डीएनए ले लिया। अब एक बड़े डीएनए में क्या होगा? एक बड़े डीएनए में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने क्रम को पहचान कर काटेगी, और जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को विशिष्ट क्षेत्रों पर काटेगी तो बहुत सारे डीएनए के खंड आ जाएंगे, है ना भाई। अगर आप किसी भी बड़े डीएनए को एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित करोगे तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विशिष्ट क्रमों पर काटेगी और डीएनए के कई सारे खंड उत्पन्न हो जाएंगे, और उन सभी डीएनए के खंड को आपको क्या करना पड़ेगा? पृथक या सेपरेट करना पड़ेगा, है ना भाई। जैसे मेरे पास ये लंबा चौड़ा डीएनए है, ठीक है, मैंने कहा यहां पर एक GATTC का क्रम है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ठीक है भाई। ये 1 2 3 4, ये 4 मैंने कह दिया बच्चों GAATTC वाला पैलिंड्रोमिक क्रम है। तो अगर आप इस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित करोगे, E को R1 से उपचारित करोगे, तो वो यहां काटेगी, यहां काटेगी, यहां काटेगी और यहां काटेगी। जहां जहां उसको पैलिंड्रोमिक क्रम मिलेगा, GAATTC वाला पैलिंड्रोमिक क्रम मिलेगा, वो वहां वहां पर डीएनए को काटेगी, और आपके पास 1 2 3 4 5 इतने सारे डीएनए के खंड उत्पन्न हो जाएंगे, है ना भाई। आपके पास क्या उत्पन्न हो जाएंगे? इतने सारे डीएनए के खंड उत्पन्न हो जाएंगे, और इन सभी डीएनए खंड को क्या करना पड़ेगा? अब अलग अलग या सेपरेट करना पड़ेगा। तो अब हम एक नई तकनीक पढ़ेंगे, जिस तकनीक के द्वारा हम डीएनए खंडों को अलग अलग या सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो नई तकनीक क्या है भाई? उस तकनीक को हम कहते हैं एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सी तकनीक की बात हो रही है बच्चों?
एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये एक सेपरेशन टेक्निक है। क्या है बच्चों? ये एक सेपरेशन तकनीक है या पृथक्करण की तकनीक है। एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम डीएनए के खंडों को अलग अलग या सेपरेट करेंगे, है ना। आपने डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए के टुकड़े कर दिए, इतने सारे खंड बना दिए। अब उन सभी डीएनए के खंडों को हम सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, पृथक करेंगे। किस तकनीक के द्वारा? एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस ये जो तकनीक है बच्चों, इसके द्वारा हम डीएनए को सेपरेट करेंगे या डीएनए खंडों को पृथक करेंगे। किस आधार पर? बिल्कुल उनके आणविक भार या साइज के आधार पर। डीएनए को हमेशा किस आधार पर सेपरेट करेंगे? साइज के आधार पर। याद रखना, डीएनए को आवेश या चार्ज के आधार पर सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? डीएनए पे तो ऋणात्मक आवेश होता है। हां, तो अगर 10 डीएनए के खंड बनेंगे या 100 डीएनए के खंड बनेंगे या 2000 डीएनए के खंड बनेंगे तो सब पर आवेश ऋणात्मक होगा। जब सब पर ऋणात्मक आवेश होगा तो उनको चार्ज के आधार पर या आवेश के आधार पर सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन जब डीएनए के खंड बनेंगे तो कोई छोटा खंड होगा, कोई बड़ा खंड होगा। हमेशा हम डीएनए को साइज के आधार पर या आणविक साइज के आधार पर पृथक करते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है एक विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक विद्युत क्षेत्र बनाएंगे और डीएनए खंडों को उनकी साइज या आणविक आकार के आधार पर पृथक या सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करेंगे बच्चों? यह एक पृथक्करण या सेपरेशन तकनीक है। ठीक है, यह क्या है बच्चों? एक पृथक्करण या सेपरेशन तकनीक है जिसमें क्या है? यह एक पृथक्करण या सेपरेशन तकनीक है बच्चों जिसमें एक विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के द्वारा डीएनए खंडों को उनकी साइज के आधार पर सेपरेट किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है? एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक पृथक्करण या सेपरेशन तकनीक है। कैसी तकनीक है? एक सेपरेशन तकनीक है जिसमें क्या बनाएंगे बच्चों? एक विद्युत क्षेत्र अपनाएंगे और विद्युत क्षेत्र के द्वारा डीएनए खंडों को साइज किस आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस आधार पर सेपरेट करेंगे? उनके साइज के आधार पर सेपरेट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। ठीक है, तकनीक कैसे है, ध्यान देंगे। तो अब इस तकनीक में क्या करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले इस तकनीक में हमारे पास जो जेल मैट्रिक्स है ना भाई, जेल मैट्रिक्स किसकी बनी होती है? जेल मैट्रिक्स एगेरोस से निर्मित होती है। ठीक है, जो जेल की मैट्रिक्स होगी जिसमें डीएनए को हम सेपरेट करेंगे या डीएनए को अलग अलग करेंगे, वो जेल मैट्रिक्स किससे बनी हुई है? एगेरोस से। एगेरोस क्या है भाई?
एगेरोस एक प्राकृतिक बहुलक होता है बच्चों। प्राकृतिक बहुलक जो किससे प्राप्त होता है? समुद्री खरपतवार से। ठीक है, ये समुद्री खरपतवार का मतलब क्या है? लाल शैवाल। यहां पर समुद्री खरपतवार का मतलब क्या है? लाल शैवाल। लाल शैवाल से एगेरोस प्राप्त होता है और यही एगेरोस जेल मैट्रिक्स का निर्माण करता है जिसमें हम डीएनए को पृथक करेंगे। सही बात है। तो क्या होगा भाई? ये देखो, ये एक एगेरोस जेल की मैट्रिक्स है। ठीक है भाई। अब यहां पर क्या होते हैं? खड्डे। यहां पर क्या होंगे? खड्डे होंगे। ठीक है। विद्युत क्षेत्र कैसे बनाएंगे भाई? विद्युत क्षेत्र में ये माइनस कौन सा होता है? आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, कैथोड। माइनस इलेक्ट्रोड कैथोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, है ना बच्चों? एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं? माइनस कैथोड और प्लस एनोड है। ठीक है भाई। ये इन्हें हम कहते हैं डीएनए वेल्स। क्या कहते हैं बच्चों इसको? डीएनए वेल्स। और यहां पर ये जो पूरी जेल मैट्रिक्स है, ये जो पूरी जेल की मैट्रिक्स है बच्चों, ये किससे बनी हुई है? एगेरोस से बनी हुई है। ठीक है। अब क्या करोगे भाई? यहां पर आप डीएनए के खंड डाल दोगे। ठीक है। यहां पर आपने क्या डाल दिया? डीएनए के खंड। डीएनए के खंड आपने डाल दिए और अब विद्युत क्षेत्र को चालू कर दिया। विद्युत क्षेत्र को चालू कर दिया मतलब माइनस इलेक्ट्रोड कैथोड, प्लस वाला इलेक्ट्रोड एनोड। अब क्या होगा? डीएनए अणुओं पर आवेश क्या होता है? डीएनए अणु पर आवेश ऋणात्मक, नेगेटिव होगा। तो सारे डीएनए अणु कहां की तरफ गति करेंगे? एनोड की तरफ। डीएनए पर आवेश क्या होता है? नेगेटिव, ऋणात्मक। तो सभी डीएनए कहां की ओर गति करेंगे? एनोड की तरफ। अब कैसे गति करेंगे? जो सबसे छोटा डीएनए अणु है वो सबसे आगे चला जाएगा, जो बड़ा डीएनए अणु है वो पीछे रह जाएगा, है ना भाई? डीएनए अणु एनोड की तरफ गति करेंगे। डीएनए के अणु कहां की ओर गति करेंगे भाई? एनोड की ओर गति करेंगे। जो छोटे डीएनए के अणु हैं, जो छोटे डीएनए के अणु होंगे बच्चों, वो आगे की ओर गति करेंगे। जो बड़े डीएनए के अणु हैं वो कम गति करेंगे और सबसे बड़े डीएनए के अणु जो हैं वो और पीछे रह जाएंगे। तो पृथक्करण किस आधार पे हुआ? पृथक्करण किस आधार पर हुआ? साइज के आधार पर। सबसे छोटा सबसे आगे आ गया, सबसे बड़ा खंड जो है, सबसे बड़ी साइज वाला डीएनए सबसे पीछे रह गया। तो सबसे छोटा वाला सबसे आगे चला गया, सबसे बड़ा वाला पीछे रह गया। तो अपन ने सेपरेशन या पृथक्करण किस आधार पे कर दिया? उसकी साइज के आधार पर, आवेश के आधार पे नहीं। आवेश के कारण तो सब एनोड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पृथक्करण, सेपरेशन अलग अलग कैसे हुए? अलग अलग तो साइज के आधार पर हुए। अलग अलग तो सबसे छोटा सबसे आगे, सबसे बड़ा सबसे पीछे रह गया। ठीक है। तो यहां पे लिखूं अपन क्या कर रहे हैं भाई? डीएनए खंडों को वेल्स में डाला जाता है। विद्युत क्षेत्र ऑन किया जाता है। फिर क्या होगा बच्चों?
चूंकि डीएनए अणु नेगेटिव चार्ज होता है, अतः वह कहां गति करेंगे बच्चों? चूंकि डीएनए अणु नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, अतः वह एनोड, एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड है भाई? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, अतः वह कहां की ओर गति करेंगे? एनोड की ओर गति दर्शाते हैं। और सबसे छोटा डीएनए खंड सर्वाधिक गति करेगा, और सबसे बड़ा डीएनए खंड न्यूनतम गति करेगा। सही बात, सबसे छोटा डीएनए खंड सबसे ज्यादा गति करेगा और सबसे बड़ा डीएनए खंड सबसे कम गति करेगा। तो आपने अलग अलग या सेपरेशन किस आधार पे कर लिया भाई? पृथक्करण किस आधार पर हो गया? साइज के आधार पर। अतः किस आधार पर? साइज के आधार पर सेपरेशन कर दिया है। तो डीएनए को अपन ने किस आधार पर? साइज। एक विद्युत क्षेत्र अपना दिया। विद्युत क्षेत्र क्या था? नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। एक विद्युत क्षेत्र बना दिया। डीएनए खंड, जो भी डीएनए खंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से निर्मित हुए थे, उन सबको अपन ने डीएनए वेल्स में डाल दिया। अब विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया। अब सारे डीएनए के खंड ऋणात्मक आवेशित वाले हैं, नेगेटिव चार्ज है। कहां की ओर गति करेंगे? एनोड की ओर। कैसे गति करेंगे? एगेरोस जेल पर। यह गति कहां पर हो रही है? हवा में? नहीं, एगेरोस जेल में गति हो रही है। सबसे छोटे डीएनए के खंड सबसे ज्यादा गति करेंगे, सबसे दूर तक गति करेंगे। सबसे बड़े डीएनए के खंड सबसे कम गति करेंगे। और आपके पास पृथक्करण या सेपरेशन किस आधार पर हो जाएगा? साइज के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या किया? इधर देखो, मान ले मेरे पास ये डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहां पर डीएनए के वेल्स हैं। ये सब क्या है बच्चों? मैंने बताया जहां पर डीएनए सैंपल को डाला जाएगा, ये डीएनए वेल्स, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव, और डीएनए के खंड सबसे छोटा, फिर हो सकता है बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है, अपन ने डीएनए खंडों को किस आधार पर सेपरेट कर लिया भाई? ये सारे साइज के आधार पर डीएनए खंडों को सेपरेट कर लिया। अलग तो सारे हो गए। अब इन डीएनए खंडों को देखना पड़ेगा कि कौन सा डीएनए का खंड कहां पर आया है। तो डीएनए को अपन विजिबल लाइट में नहीं दिखता। हां, आप इस सामान्य प्रकाश में डीएनए को नहीं देख सकते। डीएनए को पराबैंगनी प्रकाश में देखा जाता है। डीएनए को किस में देखा जाता है बच्चों? पराबैंगनी प्रकाश में। और पराबैंगनी प्रकाश में भी उसे अभिरंजित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अभिरंजित। और अभिरंजित करने के लिए हम एक क्या यूज करते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड। तो अब क्या होगा भाई? यहां पर ध्यान देंगे, डीएनए खंडों को ETBr, क्या है भाई ये? इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा अभिरंजित किया जाता है।
ठीक है, डीएनए खंडों को इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा अभिरंजित किया जाता है और पराबैंगनी या यूवी प्रकाश में देखा जाता है। और कैसे दिखाई देते हैं डीएनए? ऑरेंज बैंड्स के रूप में। ठीक है, किस रंग के दिखाई देते हैं? ऑरेंज बैंड्स के। तो आपने क्या किया? डीएनए को साइज के आधार पर अलग कर दिया, है ना। डीएनए को साइज के आधार पर सेपरेट कर दिया। साइज के आधार पर सेपरेट करने के बाद देखना पड़ेगा डीएनए को। तो डीएनए को देखते कैसे हैं? उसको इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा अभिरंजित करते हैं और यूवी प्रकाश में देखते हैं, विजिबल लाइट में नहीं, यूवी प्रकाश में। लगभग कौन सा नैनोमीटर पे डीएनए दिखता है? 260 नैनोमीटर। ये प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है ना बच्चों, आप फिजिक्स में पढ़ते हो। तो 400 से 700 नैनोमीटर, ये तो विजिबल लाइट है जो हमें दिखती है। विजिबल 400 नैनोमीटर से पहले कौन सी लाइट होती है? पराबैंगनी प्रकाश या यूवी लाइट। उसको 260 नैनोमीटर पर हम डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करके देखते हैं। और डीएनए कैसे दिखाई देता है बच्चों? ऑरेंज बैंड्स के रूप में। ठीक है, तो क्या किया हमने? एक डीएनए लिया, ठीक है, हमने एक मानव डीएनए लिया। अब मानव डीएनए से हमको हमारी जीन निकालनी है। हमको करना क्या है? जैव आनुवांशिक अभियांत्रिकी में हम जीन क्लोनिंग करने वाले हैं। हमको एक जीन को क्लोन करना है। तो सबसे पहले उस जीन को पहचान कर मानव गुणसूत्र से निकालना है। मतलब इतने बड़े डीएनए से हमारी जीन को काट कर निकालना है। तो अपन ने क्या किया? उस पूरे मानव बड़े डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब आपने डीएनए को काटा तो कई सारे डीएनए के खंड आ गए, है ना। जब आप पूरे बड़े डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे तो कई सारे डीएनए खंड आएंगे। उसमें से एक डीएनए खंड आपकी जीन होगी। तो इतने सारे डीएनए खंड हैं, तो सबसे पहले सारे डीएनए खंडों को अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग कैसे किया? एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस तकनीक के द्वारा अपने डीएनए खंडों को अलग अलग कर दिया। अब अलग अलग करने के बाद, सारे डीएनए खंडों को अलग अलग करने के बाद उनको अभिरंजित करके देख लिया। और देखने पर आपको मालूम चल गया कि ये अपनी टारगेट जीन है ना भाई। अपनी टारगेट जीन कौन सी है जिसको अपन को क्लोन करना है? वो ये है। आपने बहुत सारे डीएनए को अलग अलग कर दिया। अब हमारे काम का डीएनए, हमारे काम की जीन कौन सी है? ये। तो क्या करोगे? जेल को काटोगे, ये एगेरोस जेल को यहां से काटोगे और इसको बाहर निकाल लोगे। इसे क्या कहते हैं? एल्यूशन। इस तकनीक को क्या कहते हैं बच्चों? एल्यूशन। एल्यूशन का मतलब जेल मैट्रिक्स से डीएनए खंड को बाहर निकालना, है ना भाई। ये तकनीक क्या कहलाती है? एल्यूशन। ठीक है, वापस देखेंगे क्या करा अपन ने। हमको मानव का एक, जो मानव की जीन, इंसुलिन की जीन हम समझ रहे थे। इंसुलिन की जीन को हमको बाहर निकालना है। इंसुलिन की जीन को काट कर पृथक करना है। तो सिर्फ तो इंसुलिन की जीन को काट नहीं सकते, आपको तो पूरे डीएनए को काटना पड़ेगा और फिर उसमें से पहचानना पड़ेगा कि आपकी जीन कौन सी है ना। आज एक आप तो पूरा आपने डीएनए लिया और पूरे डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दिया। जब आपने पूरे डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दिया तो कई सारे डीएनए खंड आ गए। उनमें से एक खंड या एक आपकी जीन होगी। तो आपने सबसे पहले उसे पृथक या सेपरेट कर दिया। किस तकनीक के द्वारा अलग अलग किया? एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये सारे डीएनए के खंड अलग अलग हो गए। फिर आपने इनको अभिरंजित करके इनको देखा।
अच्छा भाई ये नहीं, ये नहीं, ये हमारी टारगेट जीन है। तो अब इस टारगेट जीन को निकालेंगे। तो इस टारगेट जीन को जेल मैट्रिक्स से निकालने को क्या कहेंगे बच्चों? एल्यूशन कहते हैं। एल्यूशन तकनीक के द्वारा आपने अपनी टारगेट जीन को जेल मैट्रिक्स से निकाल लिया। सही। अब क्या करोगे? अब आपके पास आपकी टारगेट जीन आ गई। अब क्या करोगे? इस टारगेट जीन को क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ोगे। यही तो करना है अब। तो यहां पर मैंने क्या किया, ये रहा मेरे पास टारगेट डीएनए या टारगेट जीन। सही बात। और मैंने ले लिया वेक्टर डीएनए यानी वाहक डीएनए, है ना भाई? वाहक डीएनए मतलब क्लोनिंग वाहक। सही। अब उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूं कैसे। ये 5 GAATTC, इसी से समझते हैं। CTTAAG। सही। ये मैंने टारगेट डीएनए है भाई। इसी तरह से वेक्टर डीएनए जी, या इसको मैं अलग से ले लेता हूं। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास टारगेट डीएनए है, ये मेरे पास वेक्टर डीएनए है। दोनों में मैंने समझने के लिए कौन सा पैलिंड्रोमिक क्रम लिया है? दोनों में GATTC। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पैलिंड्रोमिक क्रम आपके टारगेट डीएनए में और आपके वाहक डीएनए दोनों में मौजूद है। दोनों में मौजूद है तो कौन सी एंजाइम यूज करोगे? बिल्कुल सही, इको R1। कौन सी एंजाइम यूज करेंगे? इको R1। कहां पर काटती है? अब तक तो मालूम चल गया होगा। कहां पर काटेगी बच्चों? G और A के बीच में। कहां पर काटेगी? G और A के बीच में। कहां पर काटेगी? G और A के बीच में। तो कैसे कटा डीएनए? सही। यहां पर कैसे कटा? सही भाई। जी और ए के मध्य काटा, ये हट गया और ये हट गया। ये इको R1 से दोनों डीएनए ऐसे कट गए। बिल्कुल। ये कैसे सिरे हैं? चिपचिपे सिरे। कैसे सिरे हैं? चिपचिपे सिरे। मैंने आपसे कहा था चिपचिपे सिरे क्यों फायदेमंद हैं? क्योंकि ये चिपचिपे सिरे आसानी से जुड़ सकते हैं वापस। ये चिपचिपे सिरे वापस आसानी से जुड़ सकते हैं। कैसे? अब इनको कौन जोड़ेगा? इन दोनों को जोड़ने वाली एंजाइम। प्रतिकृतिकरण याद है ना भाई? फॉस्फोडाइएस्टर बंध कौन जोड़ती थी? डीएनए लाइगेज। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने तो शुगर फॉस्फेट बंध तोड़ दिए। अब इनके मध्य शुगर फॉस्फेट बंध जोड़ने हैं। तो जोड़ने वाली एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो कैसे जुड़ेगा? कैसे जुड़ेगा? इधर देखो, ये रहा जी, ये रहा CTTAA। अब ये यहां से जुड़ा,
AATTC और ये यहां से जुड़ा G। हाँ, जुड़ गए दोनों डीएनए भाई। ये दोनों डीएनए वापस जुड़ गए किसके द्वारा? लाइगेस। और ये जो डीएनए बना है ना भाई, ये जो डीएनए बना, दो अलग अलग डीएनए के जुड़ने से बना है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? पुनर्योजक डीएनए। इसे ही हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या आप कह सकते हो हाइब्रिड डीएनए, या आप क्या कह सकते हो? काइमेरिक डीएनए। ठीक है भाई, ये तीन अंग्रेजी में नाम हैं। हिंदी में तो इसे क्या कहेंगे? पुनर्योजक डीएनए। लेकिन अंग्रेजी में इसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हाइब्रिड डीएनए या काइमेरिक डीएनए कह सकते हैं। तो क्या हुआ? अपन ने हमारा टारगेट जीन या टारगेट डीएनए लिया, एक क्लोनिंग वाहक लिया, दोनों को जोड़ दिया। सबसे पहले दोनों को काटा। किससे काटा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। और किससे जोड़ा? डीएनए लाइगेस। तो पहला सवाल, पुनर्योजक डीएनए है ना, पुनर्योजक डीएनए के निर्माण में कौन सी एंजाइम्स काम करती हैं? ये जो पुनर्योजक डीएनए बनाया, इस पुनर्योजक डीएनए में कौन सी एंजाइम्स काम कर रही हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काट रही है, डीएनए लाइगेस जोड़ रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, अपन ने टारगेट डीएनए को और वेक्टर डीएनए, वाहक डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा है। दोनों को किससे काटा है? सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। क्यों? सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने का फायदा क्या है? सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे तभी तो संपूरक चिपचिपे सिरे मिलेंगे। भाई चिपचिपे सिरे तो दूसरी एंजाइम से भी मिल सकते हैं, लेकिन दोनों टारगेट डीएनए और वाहक डीएनए को अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट रहे हो तो आपको चिपचिपे सिरे मिलेंगे जो एक दूसरे के संपूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। और ये आसानी से किसके द्वारा जोड़े जा सकते हैं? डीएनए लाइगेस के द्वारा। ठीक है, तो हम, अच्छा तीसरी चीज, टारगेट डीएनए को वाहक डीएनए से क्यों जोड़ रहे हैं? टारगेट डीएनए या जीन को वाहक डीएनए या वेक्टर डीएनए से क्यों जोड़ रहे हो? अरे भाई इसी में तो ओराई स्थल था। आपके टारगेट डीएनए को तो आपने गुणसूत्र से निकाल लिया, अब उसमें ओराई स्थल नहीं है, तभी तो आप उसको किससे जोड़ रहे हो? पुनः वाहक डीएनए से जोड़ रहे हैं, क्लोनिंग वाहक से। सही। तो यहां पर पॉइंट्स लिख ले भाई, क्या क्या ध्यान रखना है। तो क्या क्या ध्यान रखोगे पुनर्योजक डीएनए से संबंधित बिंदु? पहला तो पुनर्योजक डीएनए के निर्माण में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एवं डीएनए लाइगेस प्रयुक्त होगी, है ना भाई। पहली चीज तो पुनर्योजक डीएनए के निर्माण में आप कौन सी एंजाइम्स यूज कर रहे हो? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेस को प्रयुक्त किया जाता है, पहली चीज। फिर दूसरा बिंदु क्या है भाई कि आप टारगेट डीएनए एवं क्लोनिंग वाहक डीएनए को समान रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से
काटा जाता है। ताकि संपूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री चिपचिपे सिरे प्राप्त हों। ताकि क्या हो बच्चों, संपूरक चिपचिपे सिरे प्राप्त हों जो आसानी से डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकें। है ना भाई। तो पुनर्योजक डीएनए के बारे में क्या चीज है, पुनर्योजक डीएनए के निर्माण में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेज प्रयुक्त हो रही है, और टारगेट डीएनए और क्लोनिंग वाहक डीएनए को अपन एक ही प्रकार की समान रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट रहे हैं ताकि संपूरक चिपचिपे सिरे प्राप्त हो सकें जो आसानी से डीएनए लाइगेज द्वारा जुड़ सकते हैं। और इसके द्वारा अपन ने क्या बना दिया भाई, पुनर्योजक डीएनए का निर्माण कर दिया। अब टारगेट डीएनए को अपन ने किससे जोड़ा है, वाहक डीएनए से। तो अब हम किसके लक्षण देखेंगे भाई। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये क्लोनिंग वाहक क्या है। ठीक है, अब हम ध्यान से किसकी बात करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर, या जिसे हम हिंदी में कहेंगे क्लोनिंग वाहक। ठीक है ना बच्चों। अब अभी तक हमको क्या मालूम है, अभी तक हमको क्लोनिंग वाहक के बारे में क्या मालूम है कि सर ये क्लोनिंग वाहक एक डीएनए है। ठीक है, एक ऐसा डीएनए है जिसमें ओराई स्थल है जो हमारे टारगेट जीन के साथ जुड़ेगा, उसे प्रतिकृतिकरण में मदद करेगा और उसे एक परपोषी कोशिका में या परपोषी सूक्ष्म जीव कोशिका में स्थानांतरित करेगा। ठीक है, तो क्या मालूम है भाई हमको, क्लोनिंग वेक्टर क्या है। क्लोनिंग वेक्टर एक ऐसा डीएनए है। ठीक है, क्लोनिंग वाहक क्या है बच्चों, एक ऐसा डीएनए है जो टारगेट जीन या डीएनए से जुड़कर, जो क्या करेगा बच्चों, टारगेट जीन या डीएनए से जुड़कर उसे परपोषी, परपोषी मतलब होस्ट, परपोषी कोशिका में, सिंपल मैं कर देता हूं, उसे परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करता है। ठीक है भाई, तो हमारे पास टारगेट डीएनए है। टारगेट डीएनए को अपन किससे जोड़ते हैं, क्लोनिंग वाहक से। वो क्लोनिंग वाहक जो है हमारे टारगेट डीएनए से जुड़ेगा और उसे एक परपोषी कोशिका में, वो जीवाणु कोशिका हो सकती है, कोई और पादप कोशिका हो सकती है, जंतु कोशिका, वो किसी भी परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर देगा। तो क्लोनिंग वाहक क्या हो गया बच्चों, एक ऐसा डीएनए है जो आपके टारगेट जीन या डीएनए से जुड़ेगा और उसे कहां पर स्थानांतरित करेगा भाई, परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करेगा। तो अब यहां पर क्या है, इधर देखो, यहां पर मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, पहले तो क्लोनिंग वाहक की लिस्ट क्या है भाई, लिस्ट मैंने बना दी यहां पर क्लोनिंग वाहक और परपोषी कोशिका। ठीक है, मतलब सुनो, परपोषी कोशिका का मतलब अगर मैं कहता हूं जीवाणु कोशिका है,
ठीक है बच्चों, अगर परपोशिका जीवाणु कोशिका है, मतलब यदि हम अपनी टारगेट डीएनए को जीवाणु कोशिका में डालना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप अपने टारगेट डीएनए या टारगेट जीन को जीवाणु कोशिका में डालना चाहते हो, परपोषी कोशिका जीवाणु कोशिका है, तो कौन से क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ोगे? तो हम उसे प्लास्मिड डीएनए के साथ जोड़ सकते हैं या जीवाणु भोजी डीएनए के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी हम इन सब की बात करेंगे भाई। अभी मैं सिर्फ एक टेबल बना रहा हूं, विस्तार में हर क्लोनिंग वाहक की बात करेंगे। तो प्लास्मिड डीएनए मैंने आपको बताया था, जीवाणु जो है, जीवाणु में अलग से, है ना, जीवाणु में मुख्य गुणसूत्र डीएनए होता है, उसके अतिरिक्त जीवाणु में एक और डीएनए होता है प्लास्मिड डीएनए, जिसे क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज कर सकते हैं। और जीवाणु भोजी का जो डीएनए है, ठीक है, जीवाणु भोजी का डीएनए भी हम क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज कर सकते हैं। कैसे? अभी आप बोलोगे सर जीवाणु भोजी तो जीवाणु को हानि पहुंचाता है, वो हम सब देखेंगे अभी कि जीवाणु भोजी का डीएनए भी क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज हो सकता है। ठीक है, पहला तो। फिर दूसरा क्या है? अगर आपके पास पादप कोशिका है, ध्यान देंगे अब, हां, काफी बार अगर आपको अपनी टारगेट डीएनए, है ना, यदि टारगेट जीन या टारगेट डीएनए पादप कोशिका में डालनी है, ठीक है, परपोषी कोशिका कौन सी है? पादप कोशिका, तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों? तो क्लोनिंग वेक्टर होता है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस का टीआई प्लास्मिड। ठीक है, मैंने फिर बताया बच्चों, अभी मैं सिर्फ एक चार्ट बना रहा हूं, ये सब क्लोनिंग वाहक को अभी अपन डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और तीसरा, यदि आपके पास जंतु कोशिका परपोषी कोशिका है ना, यदि आप अपनी टारगेट जीन को जंतु कोशिका या एनिमल सेल में डालना चाहते हो, तो क्लोनिंग वाहक कौन सा होगा? पश्च विषाणु। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, सुनो, अपन बात कर रहे हैं किसकी? वापस क्लोनिंग वाहक की। क्लोनिंग वाहक हमको मालूम चल गया है तो डीएनए। क्लोनिंग वाहक क्या है? मुख्य रूप से एक डीएनए है, कभी कभार आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल, मैंने यहां पर डीएनए लिखा है बच्चों, हो सकता है कुछ अवस्थाओं में आरएनए भी हो सकता है, बट छोड़ो, वो एक ऐसा डीएनए है, एक ऐसा डीएनए है जो हमारी टारगेट डीएनए से जुड़ेगा। ठीक है, क्लोनिंग वाहक क्या है भाई? एक ऐसा डीएनए है जो हमारे टारगेट डीएनए से जुड़ेगा और हमारे टारगेट जीन या डीएनए से जुड़ने के बाद उसे परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करेगा। अब परपोषी कोशिका कौन सी हो सकती है? या तो हम अपनी टारगेट जीन को जीवाणु कोशिका में डाल सकते हैं, या पादप कोशिका में डाल सकते हैं, या जंतु कोशिका में। तो हम जो टारगेट जीन आपने चूज की है, आप अपने टारगेट जीन को जीवाणु में, पादप में या जंतु कोशिका किसी में भी डाल सकते हो, लेकिन किसी भी परपोषी कोशिका में डालोगे उसके लिए क्लोनिंग वाहक चाहिएगा, और क्लोनिंग वाहक का चयन परपोषी कोशिका के आधार पर होगा। यदि आप जीवाणु कोशिका को परपोषी कोशिका के रूप में यूज कर रहे हो, तो क्लोनिंग वाहक फिर प्लास्मिड डीएनए या जीवाणु भोजी डीएनए ही होगा। पादप कोशिका को यूज कर रहे हो परपोषी कोशिका के रूप में, तो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस, ये एक जीवाणु है बच्चों, इसका टीआई प्लास्मिड यूज होगा। और यदि आप जंतु कोशिका यूज कर रहे हो परपोषी कोशिका के लिए, तो उसमें फिर हम पश्च विषाणु या रेट्रोवायरस यूज करेंगे। तो अभी तो सिंपल मैंने बताया, परपोषी कोशिका
और किस प्रकार का क्लोनिंग वाहक यूज होगा। लेकिन अब पहला सवाल यह है सर, ये क्लोनिंग वाहक का चयन कैसे होता है ना भाई। मतलब सबसे पहले तो ये तो समझ आ गया कि क्लोनिंग वाहक जो है वो हमारे टारगेट डीएनए से जुड़ेगा और उसे परपोषी कोशिका में ले जाएगा। लेकिन क्लोनिंग वाहक का चयन कैसे करेंगे? आपको कैसे मालूम चलेगा कि एक डीएनए क्लोनिंग वाहक के रूप में काम कर सकता है या नहीं? उदाहरण के तौर पे मैंने आपको एक डीएनए दिया, ठीक है, मैं आया आपके पास और मैंने कहा बच्चों ये एक डीएनए दिया। अब आप मुझे ये बताओ कि इस डीएनए को क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज कर सकते हैं क्या? ठीक है, मैंने आपको एक डीएनए लाके दे दिया और मैंने आपसे कहा बच्चों मुझे बताओ क्या मैं इस डीएनए को क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज कर सकता हूं क्या? तो आप सबसे पहले क्या लक्षण देखोगे? आप सबसे पहले क्या सोचोगे? सर इसमें ओराई स्थल होना जरूरी है। सबसे पहले क्या देखोगे कि इस डीएनए में सर ओराई स्थल होना जरूरी है। तो वही देख रहे हैं। अब हम क्या देखते हैं कि भाई एक क्लोनिंग वाहक के विशिष्ट लक्षण। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे कि क्लोनिंग वाहक के विशेष लक्षण। एक डीएनए अगर यदि क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज हो रहा है तो उसमें ऐसे क्या लक्षण हैं, क्या क्या लक्षण होने चाहिए? तो पहला तो बिल्कुल सही, उसमें क्या होना चाहिए भाई? ओराई स्थल की उपस्थिति। सारा खेल ही किसका है भाई? ओराई स्थल का। ओराई स्थल का मतलब उसमें प्रतिकृतिकरण की क्षमता होनी चाहिए, है ना। उसमें क्या होना चाहिए भाई? प्रतिकृतिकरण की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है भाई, सबसे पहला लक्षण क्या है? एक क्लोनिंग वाहक में ओराई स्थल का होना जरूरी। ओराई स्थल होगा तभी तो प्रतिकृतिकरण होगा, तभी आपकी टारगेट जीन भी प्रतिकृतिकरण कर पाएगी। तो सबसे पहला विशेष लक्षण तो है ओराई स्थल। दूसरा देखो बच्चों, दूसरा मैं एक लक्षण लिख रहा हूं, वो अभी समझ नहीं आएगा, आगे समझ आएगा, सुन लेना। अभी मैं क्या लिख रहा हूं? चयनात्मक चिन्हक जीन, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं बच्चों सेलेक्टेबल मार्कर जीन की उपस्थिति। ठीक है, अब ये क्या है भाई? सुन लो अभी एक सेकेंड, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, ये नेक्स्ट लेक्चर में समझ आएगा बच्चों, डिटेल में सुन लेना। हम क्या कर रहे हैं, क्लोनिंग वाहक को लेंगे, क्लोनिंग वाहक हमारे डीएनए से जुड़ेगा, क्लोनिंग वाहक हमारे डीएनए से जुड़ेगा और उसे परपोषी कोशिका में लेकर जाएगा। अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपका जो टारगेट डीएनए है वो क्लोनिंग वेक्टर से जुड़ गया और परपोषी कोशिका में पहुंच गया? आपको यह पता भी तो होना चाहिए कि आपका क्लोनिंग वाहक टारगेट जीन को परपोषी कोशिका में लेकर चला गया। यह पहचान करना भी जरूरी है। तो वो पहचान के लिए क्या जरूरी है? चयनात्मक चिन्हक जीन। ठीक है, अभी इसको विस्तार से मैं आगे बताऊंगा, अभी के लिए रुक जाना। तो चयनात्मक चिन्हक जीन जो है वो किस लिए है भाई? इधर ध्यान देंगे, पुनर्योजक परपोषी कोशिका के चयन हेतु। ठीक है, यहां पर मैं इनमें उदाहरण लिख देता हूं, एक सेकेंड। प्रतिजैविकी
प्रतिरोधक जीन या अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन। मैं फिर बता रहा हूं बच्चों, ये जो दूसरा पॉइंट है ये अभी आगे एक्सपेरिमेंट से समझाऊंगा। अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया कि हमारा क्लोनिंग वेक्टर टारगेट डीएनए से जुड़ गया, मतलब पुनर्योजक डीएनए बन गया। अब ये क्लोनिंग वाहक जो टारगेट डीएनए से जुड़ा है, ये परपोषी कोशिका के अंदर पहुंचा या नहीं पहुंचा, परपोषी कोशिका के अंदर गया या नहीं गया, इसकी पहचान करने के लिए क्लोनिंग वाहक में ये चयनात्मक चिन्हक जीन होनी चाहिए। ठीक है, इसके उदाहरण क्या हैं? प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन्स और अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कैसे काम करेंगी, क्या मतलब है, अभी सब आएगा आगे। ठीक है, और तीसरा लक्षण बता रहा हूं बच्चों, एक तीसरा लक्षण याद रखना। और क्या चाहिए, तो इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। क्या मतलब है, इधर देखो, या जिसे हम कहते हैं रिकॉग्निशन साइट्स। क्या मतलब है, ध्यान से सुनो भाई, क्या मतलब है कि ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। हमने कहा हमारा जो क्लोनिंग वाहक है, क्लोनिंग वाहक में आपको टारगेट डीएनए को जोड़ना है। क्लोनिंग वाहक में टारगेट डीएनए कब जुड़ेगा? जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लोनिंग वेक्टर को काटोगे, तभी तो टारगेट डीएनए उसमें जुड़ेगा। इसका मतलब क्लोनिंग वेक्टर को अगर आपको काटना पड़ेगा ताकि उसमें टारगेट जीन को जोड़ा जा सके, तो उसको काटेगा कौन? क्लोनिंग वेक्टर को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसका मतलब क्लोनिंग वाहक में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए क्षेत्र होने चाहिए। अरे भाई, क्लोनिंग वाहक में पैलिंड्रोमिक क्रम होने चाहिए ना। आज क्लोनिंग वाहक में पैलिंड्रोमिक क्रम होंगे तभी तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको काट पाएगी, तभी तो आपका टारगेट डीएनए उसमें जुड़ पाएगा। तो उस पैलिंड्रोमिक क्रमों को ही रिकॉग्निशन साइट्स कहते हैं। हाँ, रिकॉग्निशन साइट्स का मतलब है भाई, मल्टीपल क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट्स का मतलब है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए क्षेत्र होने चाहिए। ठीक है, तो ये तीन विशेष लक्षण सुन लो भाई, ये तीन विशेष लक्षण, और उसमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर पूछ लिया जाए है ना भाई, तो एक क्लोनिंग वाहक की बात हो रही है। क्लोनिंग वाहक के अंदर ऐसे कौन से विशेष लक्षण हैं जो होने चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, कोई भी क्लोनिंग वाहक हो, एक क्लोनिंग वाहक तभी क्लोनिंग वाहक कहलाएगा जब उसमें ओराई स्थल हो। यह तो होना जरूरी है, यह तो आप मान के चलो, बिना ओराई स्थल के क्लोनिंग वाहक हो ही नहीं सकता। फिर ओराई स्थल के साथ साथ पहचानना भी जरूरी है कि क्लोनिंग वाहक आपके डीएनए को परपोषी कोशिका में भेज रहा है या नहीं भेज पा रहा, तो उसके लिए चयनात्मक चिन्हक जीन चाहिए। और आपका क्लोनिंग वाहक आपके टारगेट डीएनए से जुड़ तभी पाएगा जब उसमें पैलिंड्रोमिक क्रम हो, जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसे काट सके। तो वो काटने वाला क्षेत्र भी क्या है? मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स कहलाता है। मतलब एक क्लोनिंग वेक्टर के पास ऐसे क्षेत्र होने चाहिए जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसे काट सके। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसे काटेगी तभी तो आपका टारगेट डीएनए क्लोनिंग वेक्टर के साथ जुड़ेगा। ठीक है भाई, तो ओराई स्थल सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्लोनिंग क्षेत्र समझ आ गए। चयनात्मक चिन्हक जीन का वास्तविक कार्य, इसके उदाहरण, ये सब हम अगले लेक्चर में ध्यान से समझेंगे।
किस में आएगा भाई? ये अगले लेक्चर में। ठीक है, तो अभी मैंने यहां पर किसके विशेष लक्षण बताए हैं बच्चों? क्लोनिंग वाहक के। ठीक है, एक आखिरी चीज यहां पर याद रखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं उदाहरण के तौर पे सुन लीजिए, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं बच्चों यहां पर, जिसे हम कहते हैं कॉपी नंबर। जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों? कॉपी नंबर। ये क्या है? यहां पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड डीएनए या जीवाणु भोजी डीएनए की संख्या। ठीक है बच्चों, मैंने एक नया शब्द लिया है आपके लिए, कॉपी नंबर। कॉपी नंबर का मतलब मैंने बता दिया, एक जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड डीएनए या जीवाणु भोजी की संख्या। मतलब एक जीवाणु कोशिका में 10 प्लाज्मिड डीएनए है। यदि एक जीवाणु कोशिका में 10 प्लाज्मिड डीएनए हैं तो कॉपी नंबर क्या हो गया? 10। एक जीवाणु कोशिका में 15 प्लाज्मिड डीएनए हैं तो कॉपी नंबर क्या हो गया? 15। ठीक है बच्चों, अब इस कॉपी नंबर का क्या प्रभाव पड़ता है क्लोनिंग वाहक पर, ये हम अगले लेक्चर में इसे समझेंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम अगले लेक्चर में विस्तार में देखेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर का चयन हम कैसे करेंगे, बिंदु क्लोनिंग वेक्टर के साथ कैसे जीन जुड़ेगी और कैसे हम उस क्लोनिंग वेक्टर और टारगेट डीएनए को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ आपकी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।